हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई कैसा रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेशन? सवाल समझ में आए क्या क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाए? जो कैलकुलेशन वाला फोबिया था कि सर वो बड़े बड़े नंबर्स, वो 10 की पावर वाले सवाल हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, थोड़ी क्लैरिटी मिली उसमें कि अगर हम थोड़े थोड़े अप्रोक्सीमेशन माने, ऑप्शंस पे ध्यान से फोकस करें तो सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट? ठीक है जी। तो भाई अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे तुम लोगों ने फतह हासिल कर ली है तो आज हम मिले हैं हमारे अगले चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर तो चलो चैप्टर का एक कॉमन नाम हो गया। यहां पे हम ज्यादातर गैसीय अवस्था की बात करते हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं आप ज्यादातर पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें भी हम गैसीय अवस्था के बारे में यहां ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, अगर हम गैसीय अवस्था के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करें कि क्या क्या करना होगा इसके अंदर। ठीक है, 1 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी यार, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, बहुत बहुत माफी उसके लिए। शुरू करते हैं उसके आगे की बात। तो बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी गैसीय अवस्था के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सही है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पैटर्न अपना तुमको पता ही है कि भाई साहब सवाल जैसे ही तुमको दिखे अपने को वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व करना है, और फिर जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे पहले सवाल से। टारगेट तो आप सबको अच्छे से पता ही है, PYQs, राइट? तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो है जो नीट 2022 में आया था। नीट 2022 में बहुत ही सिंपल सवाल है, पर बच्चों को पता नहीं ग्राफ से डर क्यों लगता है। तो आई थॉट क्यों ना बच्चों का डर निकाला जाए। तो सवाल को पढ़ते हैं फिर ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, आइए। सवाल आपको ये कह रहा है कि बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण चुने जो विभिन्न तापों पर गैस का दाब वर्सेस आयतन को प्रदर्शित कर रहा हो। गैस का दाब वर्सेस आयतन को प्रदर्शित कर रहा हो, कौन सा वाला बॉयल्स का सही निरूपण है? तो बेटा अगर तुम्हें बॉयल्स का नियम बोला जा रहा है तो पहले तो आपको यह समझ में आए कि बॉयल्स के लॉ का मतलब होता है स्थिर ताप पर दाब और आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होना। स्थिर ताप पर दाब और आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होना। अगर दाब और आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होना तो हम बोलते हैं पीवी का मान क्या हो जाता है? स्थिर, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब P1 V1 किसके बराबर हो जाता है? P2 V2 के। P1 V1 किसके बराबर हो जाता है? P2 V2 के। सही है, अगर P1 V1 P2 V2 के बराबर हो जाता है तो ध्यान से देखिएगा, हमें ना जब भी ग्राफ की बात करनी है तो हमें समझ आता है कि PV इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो ग्राफ है वो या तो ऐसा होगा या ऐसा, मतलब इस तरीके का ग्राफ होगा, ना ऐसा ना ऐसा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। समझने की बात यह है कि PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा आयतन घटेगा, या जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा दाब घटेगा। एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, तो वो सरल रेखा से तो आ नहीं सकती। और ये तो कह रहे हैं इन दोनों में किसी प्रकार की निर्भरता ही नहीं है, तो इससे भी नहीं आ सकती। यानी कि या तो डी ऑप्शन या ए ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। अब यार ग्राफ दिखने में तो ठीक है, ऐसा ही होता है जब एक बढ़ता है घटता है। तुम देखो आयतन बढ़ता जा रहा है तो दाब घटता जा रहा है, ठीक है। पर समझना ये कि ताप को कैसे मैच करें, 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन। तो इसके लिए ना आपको ध्यान से इस ग्राफ को बनाना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, आप मानिए यहां आपका दाब है और यहां आपका आयतन है, ठीक है। अगर यहां दाब है और यहां आयतन है तो हमारे पास 3 कर्व्स ऐसे होंगे। हमारे पास 3 कर्व्स ऐसे होंगे, है ना। देखो ध्यान से, जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है, आयतन की वैल्यू ये थी तो दाब की वैल्यू ये थी। आयतन की वैल्यू ये, आयतन बढ़ गया तो दाब और घट गया, और आयतन और बढ़ गया तो दाब और घट गया। सही है, अगर इस तरीके से है तो आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट भी रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे कोई दिक्कत नहीं है तो अब आपको यह समझ में आए कि ताप को कैसे फिक्स करें। तो बेटा आप क्या करा करो ना ऐसी स्थिति में, किसी एक चीज को कांस्टेंट मान लो, किसी एक चीज को क्या कर लो? कांस्टेंट मान लो। तो मैंने आयतन को फिक्स कर दिया है, आयतन को क्या कर दिया? यहां पे फिक्स कर दिया। अगर आयतन को मैंने यहां पे फिक्स कर दिया तो मैंने बोला कि तीनों पे मैंने फिक्स आयतन अगर लगाया, अगर फिक्स आयतन लगाया तो देखना जरा, ये हो गया फिक्स आयतन,
ये हो गया इस ग्राफ के लिए और ये हो गया इस ग्राफ के लिए। तीनों ग्राफ्स के लिए आयतन का मान तो ये फिक्स है v, पर इसी v पर इस ग्राफ को अगर नंबर 1 बोलो, इसको नंबर 2 बोलो और इसको नंबर 3 बोलो, इसके लिए जो दाब है उसका मान है P1, इसके लिए जो दाब है उसका मान है P2 और इसके लिए जो दाब है उसका मान है P3। ठीक है, ये है P1, ये है P2, ये है P3। अब अगर ऐसा है कि एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, तो हम ये बोलेंगे कि आपको पता है y एक्सिस में ऊपर जाने पर वैल्यू बढ़ती ही है, तो आप ये बोलोगे कि यहां पे P3 सर्वाधिक होगा, फिर आपका P2 होगा, फिर आपका P1 होगा। बोलो हाँ या ना? सर्वाधिक आपका P3 होगा, फिर P2 होगा, फिर P1 होगा। अब आयतन तो तुमने स्थिर कर दिया और तुम्हारा दाब जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है। अब तुम्हें एक बात पता है कि आदर्श गैस के लिए एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। अब अगर कोई गैस है उसके लिए आयतन तुमने फिक्स कर दिया, मोल की संख्या तुमने फिक्स कर दी, R का मान वैसे ही कांस्टेंट होता है तो ये फिक्स ही है, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर जो है वो किसके बराबर है? nR/V इंटू टी के। ठीक है, जहां पे ये पूरी चीज फिक्स है। अगर पूरी चीज फिक्स है तो तुम बोलोगे कि दाब जो है वो ताप के क्या है? समानुपाती। दाब जो है वो ताप के क्या आ गया? समानुपाती। यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे लाला ताप भी तो बढ़ेगा, और अगर ताप भी बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि जिसका दाब सबसे ज्यादा उसका ताप सबसे ज्यादा, जिसका दाब सबसे कम उसका ताप सबसे कम। तो यानी कि ये तो मैंने ऑर्डर समझाया। अगर मुझे वैल्यूज देखनी है तो जिसका दाब सबसे ज्यादा उसका ताप सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ऊपर वाले के लिए वैल्यू होगी 600, फिर उसके नीचे वाले के लिए 400 और उसके नीचे वाले के लिए 200। यानी कि आपके पास में T3 हो जाएगा 600 केल्विन, T2 हो जाएगा 400 केल्विन और T1 हो जाएगा 200 केल्विन। ठीक है साहब, समझ आई क्या बात? अगर ऐसा है तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 600, 400, 200, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको पहले तो यह पहचानना था कि बॉयल्स के नियम से पीवी का ग्राफ होगा कैसा, फिर यह पहचानना था कि उसमें ताप का क्रम कैसे निकालें। तो छोटी सी ट्रिक है, किसी एक चीज को स्थिर कर दो। अब तुम कहोगे सर आपने आयतन को ही क्यों स्थिर किया, आप दाब को स्थिर कर देते हैं बेटा, आजा वो भी सीख ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। डाउट दिमाग में कोई भी नहीं रहना चाहिए। आओ, ठीक है, ये है, और ये आपके पास में 3 कर्व्स आ गए। ये आपके पास में 3 कर्व्स आ गए। अब सुनना ध्यान से, मैंने अब की बारी क्या किया बेटा जी? दाब को फिक्स कर दिया। अगर दाब को फिक्स कर दिया तो इस ग्राफ के लिए भी, इस ग्राफ के लिए भी, इस ग्राफ के लिए भी दाब फिक्स है, पर आयतन अलग अलग है। देखो, इसको अगर तुमने माना 1, इसको माना 2 और इसको माना 3, तो ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। सही है, तो हम बोलेंगे कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा एक्स एक्सिस में आगे जाने पर वैल्यू बढ़ती ही है, तो V3 सबसे ज्यादा, फिर V2, फिर V1, अगर दाब आपका फिक्स है। अब मैंने इसको कैसे सोचा, मैंने कहा ठीक है जी, आदर्श गैस के लिए तो फिर से यही इक्वेशन लगती है। अब तुमने अब की बारी P को फिक्स कर दिया, N ऑब्वियसली फिक्स है और R ऑब्वियसली फिक्स है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे V किसके बराबर आ गया? NR/P इंटू टी, और क्योंकि NR/P फिक्स है तो इसको K मान लेते हैं इंटू टी। तो यहां से दिखेगा आयतन ताप के समानुपाती। आयतन जो है वो ताप के क्या होगा? समानुपाती। अगर आयतन आपका ताप के समानुपाती होगा तो बेटा जी जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे ताप भी बढ़ेगा। तो यहां से भी तो वही क्रम आया, T3, T2, T1, यहां से भी वही आ रहा था, T3, T2, T1। दैट्स इट। तो दैट्स इट, आपका ग्राफ कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊपर वाला 600, फिर 400, फिर 200। आंसर आ गया। कुछ बच्चों को डाउट होता है सर प्रेशर तो बार में लिखा है, ये डीएम क्यूब क्या है? तो बेटा डीएम क्यूब का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, और ये 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के ही बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के ही बराबर होता है। सही है, समझ आई बात?
बहुत बढ़िया। चलो जी, अगर यहां तक बात समझ में आती है तो ये था आपका पहला सवाल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो जरा पढ़ें इसको ध्यान से। क्या है ये वाला क्वेश्चन? 1 लीटर आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस पर एक मिश्रण है जिसमें 4 ग्राम तो ऑक्सीजन गैस है और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। आपको बताना है उसका कुल दाब एटीएम में क्या होगा। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बेटा गैसों के लिए ना हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आदर्श गैस की बात आए ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जिसमें ये इक्वेशन या तो डायरेक्टली यूज ना हो रही हो या इनडायरेक्टली यूज ना हो रही हो। कहीं ना कहीं ये तो यूज होगी ही होगी। अगर कहीं ना कहीं ये यूज होगी तो सोचो आपके पास में क्या निकालना है, दाब निकालना है, पी तो निकालना है। आयतन कितना है 1 लीटर, तो वी आ गया 1 लीटर। ठीक है, आर का मान आपको दिया हुआ है 0.0821। ठीक है जी, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, 0.082 दिया हुआ है। चलो, और आपको ताप कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। बचते हैं मोल। अगर मोल पता चल गए तो दाब आ जाएगा। अब मोल कैसे निकलेंगे? तो क्योंकि हमारे पास गैसों का मिश्रण है तो हम बोलेंगे कुल मोल क्या हो जाएंगे, O2 के मोल प्लस H2 के मोल। दोनों गैसों के मोलों को अगर जोड़ दें तो कुल मोल आ जाएगा। O2 के मोल और H2 के मोल, O2 के मोल और H2 के मोल अगर आप निकालते हो तो O2 के मोल, मोल तुम्हें अभी पढ़ाया है मैंने रिसेंटली, कैसे निकाला जाता है? दिया गया भार अपॉन मोलर भार। आपको भार दिया है 4 ग्राम O2, तो 4 अपॉन O2 का मोलर भार कितना 32, प्लस हाइड्रोजन के लिए क्या दिया है 2 ग्राम H2, तो दिया गया भार अपॉन मोलर भार। O2 के लिए भी दिया गया भार अपॉन मोलर भार, H2 के लिए भी दिया गया भार अपॉन मोलर भार। इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/8 और ये बनेगा 1, तो वैल्यू आएगी 1 + 1/8 यानी कि 9/8 मोल। वैल्यू क्या आएगी 9/8 मोल। बेटा अगर टोटल मोल्स आ गए हैं, अगर टोटल मोल्स आ गए हैं 9/8, उसे भी यहां रख देते हैं, दाब ही तो बचा वो निकल जाएगा। देखिए जरा, हमने बोला कि तुम्हारा दाब किसके बराबर है, कुल मोल इंटू आर इंटू टी बाई वी, इसके बराबर है। अच्छा, कुल मोल कितने हैं 9/8। अब बेटा आर का मान ना 0.082 तुम रख सकते हो, पर मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। 0.082 की जगह ना इसको 1/12 मान लिया करो। 0.082 की जगह इसको क्या मान लिया करो 1/12। अगर 1/12 मान लोगे तो बात सेम ही है, पर सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व होता है। और ताप है 273 और डिवाइडेड बाय आयतन, आयतन वैसे ही 1 लीटर है तो ऐसे ही आएगा। चलो जी बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो बना 9 × 273 डिवाइडेड बाय 8 × 12। देखना तो सही है, ठीक है। इसको 3 की टेबल से काटो तो ये हो गया 3 4 जा, ये हो गया 3 3 जा, सही है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 1 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 8, 8 1 9 डिवाइडेड बाय 32, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 32। देखना तो समझ आ रहा है क्या? अब 819/32 करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। अगर 819/32 करना है तो इसको लगभग 820 मान लेते हैं। चलो, तो 820/32 क्योंकि कट आसानी से जाएगा, तो 410 डिवाइडेड बाय 16। इसे सॉल्व करोगे तो 16 दूनी 32, 32 हो गया, क्या बचा 90, तो 16 6 जा 96 होता है, 16 5 जा 80 होता है, 25 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब सोचो 25 पॉइंट समथिंग जब आया, जब 819 की जगह 820 माना, मतलब 25 के आसपास आंसर आएगा जो भी आएगा। 2.5 नहीं हो सकता, 2.6 नहीं हो सकता, 31 तो हो ही नहीं सकता, बहुत दूर हो गया। 26.02, हाँ ये लगभग उसके आसपास है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो बेटा कुछ नहीं किया मैंने, PV = nRT लगाया और आपका सवाल सॉल्व हो गया। ट्रिक सिर्फ ये थी कि मोलों की संख्या कुल होगी, जो दो गैसें हैं उनके कुल मोलों को जोड़ा जाएगा और वहां पे रखा जाएगा। और एक R के मान को 1/12 यूज करना शुरू कर दो, जिंदगी वैसी आसान हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका दूसरा सवाल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, आओ। अब ये भी दिखने में वैसा सा है पर थोड़ा अलग है। ये डाल्टन का जो आंशिक दाब वाला नियम था ना, उस पर आधारित है। कैसे, आओ बात करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक सिलेंडर में नाइट्रोजन और आर्गन गैसों के एक मिश्रण है। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का मिश्रण है। उसमें भी तुम्हें नाइट्रोजन दी है 7 ग्राम और आर्गन दी है 8 ग्राम। ये एक सिलेंडर है,
इसमें नाइट्रोजन गैस है और बेटा आर्गन गैस है। नाइट्रोजन गैस है 7 ग्राम और आर्गन गैस है 8 ग्राम। ठीक है जी। सवाल कह रहा है यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 बार है, आपको कुल दाब कितना दिया हुआ है? 27 बार। कुल दाब कितना दिया हुआ है? 27 बार। तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब बताइए। नाइट्रोजन का आंशिक दाब आपको बताना है। अब अगर आंशिक दाब बताना है बच्चे तो कैसे बता सकते हो? सोचो ध्यान से, कैसे बता सकते हो? तो बेटा आपको यूज करना होगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है? ये कहता है आंशिक दाब किसी भी गैस का बराबर होता है उस गैस के मोल भिन्न इनटू उस गैस के कुल दाब के। किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है वो बराबर होता है उस गैस के मोल भिन्न इनटू उस गैस के कुल दाब के। सही है। अगर ऐसा है कि आंशिक दाब जो है वो मोल भिन्न इनटू कुल दाब के बराबर है, आपको किसका आंशिक दाब बताना है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोल भिन्न निकालना पड़ेगा और नाइट्रोजन का कुल दाब भी बताना पड़ेगा। अब जिन बच्चों को मोल भिन्न ना समझ आ रहा हो तो बेटा मोल भिन्न अगर नाइट्रोजन का निकालना है तो इसका मतलब है कि इस पूरे बीकर में टोटल मोल में से नाइट्रोजन के मोल अपॉन कुल मोल, कुल मोल बोले तो नाइट्रोजन के मोल प्लस आर्गन के मोल। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल अपॉन कुल मोल, कुल मोल बोले तो नाइट्रोजन प्लस आर्गन के मोल। सही है जी। अगर ऐसा होगा तो इनकी मोलों की संख्या कैलकुलेट तो करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो ये बन गया 7/28 दिया गया भार अपॉन मोलर भार। ठीक है, नीचे नाइट्रोजन के मोल और आर्गन के मोल, तो नाइट्रोजन के मोल हो गए 7/28 और आर्गन के मोल हो गए 8/40 दिया गया भार अपॉन मोलर भार कर दिया मैंने हर जगह। आर्गन का मोलर भार 40 है, नाइट्रोजन का 14 है। सही है जी। इसको सॉल्व कर लो। नाइट्रोजन का 14 है ना, हमारे पास तो N2 है तो वो 28 हो गया। चलो अगर इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा? इसे सॉल्व करने पे बनेगा ऊपर तो 1/4, नीचे बनेगा 1/4 प्लस 1/5, 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, ऊपर बना 1/4, नीचे बनेगा 1/4 प्लस 1/5, इसका एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, ऊपर आएगा 5 + 4। इसे सॉल्व करो, ऊपर बनेगा 1/4, नीचे बनेगा 9/20, ऊपर बनेगा 1/4, नीचे बनेगा 9/20। अगर इसे सॉल्व किया, ऊपर बना 1/4, नीचे बना 9/20, तो नाइट्रोजन का मोल भिन्न कितना आ गया? 1/4 9/20 तो ये कटेगा 5 गुना, आंसर आएगा 5/9। आंसर क्या आएगा? 5/9। नाइट्रोजन का मोल भिन्न आ गया 5/9। आपको तो आंशिक दाब चाहिए ना। आंशिक दाब क्या होता है? मोल भिन्न इंटू कुल दाब, और कुल दाब सिस्टम का कितना है? 27। आओ भैया सॉल्व कर लें। आंशिक दाब कितना हो जाएगा? कुल दाब इंटू मोल भिन्न, तो मोल भिन्न हो गया 5/9, कुल दाब हो गया 27। इससे कटेगा 3 गुना, 5 × 3, आंसर क्या आएगा सॉल्व होके? 15 बार। कितना आ जाएगा? 15 बार, क्योंकि ये 27 बार था। 9 3 जा 27, 3 5 जा 15, 15 बार आ गया आंसर। अगर 15 बार लग रहा है इसका आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है जी, सी ऑप्शन आ गया आंसर। हो गया सॉल्व। तो यहां पे डाल्टन का आंशिक दाब वाला नियम यूज करना था। मोल भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए, कुल दाब तो आपको दिया हुआ ही है। ठीक है, मोल निकालना आपको आता ही है। चलो जी, अगर ये सवाल भी आप लोग कर पाए हैं आसानी से, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, और यहां हम आ गए कहां पे? अनादर्श गैस की तरफ। कहां आ गए? अनादर्श गैस की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, सवाल अच्छा सवाल है। वापस जाएंगे आदर्श गैस की तरफ, मना नहीं कर रहा, वापस चलेंगे, पर पहले ये वाला एक पार्ट देख लें। पेन का कलर चेंज कर लें। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? 350 केल्विन तथा 15 बार दाब पर एक गैस का मोलर आयतन इन्हीं शर्तों में आदर्श गैस के आयतन से 20% कम है। इन्हीं शर्तों का मतलब है इसी दाब और इसी ताप पर। ठीक है, तो आपका दाब और ताप क्या है लिख देते हैं। 15 बार तो दाब है साहब, 350 केल्विन ताप है साहब। सवाल आपको कह रहा है इस दाब और इस ताप पर आपका किसी गैस का जो मोलर आयतन है, मोलर आयतन बोले तो एक मोल का जो आयतन है वो आदर्श गैस के आयतन से 20% कम है।
ठीक है, आदर्श गैस के आयतन से 20% कम है, मतलब हम बोलेंगे कि VI माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, नहीं, VR माइनस VI अपॉन VI इंटू 100, ये वैल्यू है 20। समझो इस बात को, आपको कहा जा रहा है कि अनादर्श गैस का जो आयतन है वो आदर्श गैस से 20% कम है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो VR क्या हो गया, अनादर्श का आयतन, अनादर्श गैस का आयतन, और VI क्या हो जाएगा, आदर्श गैस का आयतन। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये वैल्यू 20 के बराबर दी हुई है तो हम यहां पे बोल दें कि VR माइनस VI अपॉन VI, ये वैल्यू किसके बराबर है, 20/100 के बराबर, 20/100 के बराबर है। अच्छा, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो हमने लिखा VR/VI माइनस VI/VI, ये वैल्यू किसके बराबर है, 20/100 के बराबर, यही तो लिख रहा हूं मैं। अब अगर VI/VI किया तो ये वैल्यू तो 1 आ गई, ये वैल्यू तो 1 आ गई, तो ध्यान से देखो VR/VI का मान किसके बराबर आ गया, 20/100 प्लस 1, 20/100 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2, तो ये वैल्यू आ गई 1.2, ये वैल्यू क्या हो गई, 1.2। अब बेटा अगर तुम्हें VR अपॉन VI का मान 1.2 मिल गया तो याद करो VR अपॉन VI क्या होता था, तो ये होता था तुम्हारा संपीड़ित गुणांक, जहां पे आप बोलते थे अनादर्श का आयतन अपॉन आदर्श के आयतन का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं। और ये मान क्या आ रहा है, 1.2, यानी कि 1 से ज्यादा, यानी कि 1 से ज्यादा। तो Z का मान 1 से ज्यादा आ रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है। अगर Z का मान 1 से ज्यादा आ रहा है तो ना तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा, ना ही ये ऑप्शन सही माना जाएगा। सही ऑप्शन क्या माना जाएगा, या तो A या तो B। अब Z का मान तो समझ आ गया, अब हमें पता करना है बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो उसके लिए क्या करें, तो बेटा जी याद करो, अगर Z का मान 1 हुआ करता था तो हम कहते थे जितना आकर्षण है उतना ही प्रतिकर्षण है। अगर Z का मान 1 से ज्यादा हुआ या Z का मान 1 से कम हुआ तब क्या होगा, तो अगर Z का मान 1 से ज्यादा हुआ तो हम बोलेंगे प्रतिकर्षण चलेगा, और अगर Z का मान 1 से कम हुआ तो क्या कहेंगे हम, आकर्षण चलेगा। Z का मान 1 से कम हुआ तो आकर्षण, 1 से ज्यादा हुआ तो प्रतिकर्षण। आपके केस में क्या रहा, 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा है तो प्रतिकर्षण ही होगा, प्रतिकर्षण ही होगा, तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये वाला। दैट्स इट, सिंपल। क्लियर है। तो बेटा यहां पे आपको समझना था, ये लिखना, अगर ये आ गया तो फिर तो सवाल आसान ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, पक्की बात, क्लियर है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आती है तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, अगला सवाल हमें कह रहा है, ये सवाल आपको ये बोल रहा है, फिर से अनादर्श गैस का एक सवाल है कि कुछ गैसें आपको दी हैं और उनके लिए ए का मान दिया है। ए क्या होता है, वॉन डेर वाल का पैरामीटर होता है ना, उसका मान आपको दिया है। ये सवाल आपको कह रहा है बताओ कौन सी गैस का द्रवीकरण करना सबसे आसान होगा, कौन सी गैस का द्रवीकरण करना सबसे आसान होगा। अब यार ए के मान से पता चल सकता है क्या, तो पता चल सकता है। क्या आइडिया होता है, हम ये बात करते हैं कि ए का मान जितना ज्यादा होगा गैस का द्रवीकरण करना उतना आसान होगा, गैस का द्रवीकरण करना उतना आसान होगा। और जितना गैस का द्रवीकरण करना आसान होगा हम बोलते हैं उतना ज्यादा उसका क्रांतिक ताप होगा, उतना ज्यादा उसका क्रांतिक ताप होगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपसे तो डायरेक्ट ही पूछा है द्रवीकरण करना किसका आसान है, तो जिसका ए का मान सबसे ज्यादा उसका द्रवीकरण करना सबसे ज्यादा तो आसान, तो मेरे को लग रहा है NH3 जीतना चाहिए रेस में। और अगर NH3 जीतना चाहिए तो ऑप्शन में है क्या, यस यस यस,
सी ऑप्शन आ गया आंसर। तो देखो बिना पेन उठाए तुम सॉल्व कर सकते हो अगर ये पॉइंट तुमको पता है तो। अगर ये पॉइंट नहीं पता तो दिक्कत आ सकती है, तो हमें ऐसा दिल लाना ही नहीं है कि हमें पॉइंट ना पता हो, हमें तो पता चल गया साहब। ठीक है, क्लियर है, पक्का, अच्छे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आता है तो भाई आओ अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है ये, हाइड्रोजन गैस का आरएमएस वेग नाइट्रोजन गैस के आरएमएस वेग का √7 गुना है। हाइड्रोजन गैस का जो आरएमएस वेग है वो नाइट्रोजन गैस के आरएमएस वेग का √7 गुना है। तो देखना Vrms जो हाइड्रोजन का है वो √7 टाइम्स हो रहा है Vrms ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सही है। अच्छा, यदि गैस का ताप T से लिखा जाता हो तो क्या होगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ताप के बीच में? तो सुनना ध्यान से, हम बोलते हैं Vrms हाइड्रोजन, Vrms नाइट्रोजन। Vrms का फंडा क्या होता है? Vrms का सूत्र होता है √3RT/m, √3RT/m। अगर ऐसा है तो यहां देखिए हाइड्रोजन के लिए आरएमएस वेग क्या होता है, तो हम बोलते हैं √3RT ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय अणुभार ऑफ हाइड्रोजन। ये वैल्यू किसके बराबर? √7 टाइम्स √3RT ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय अणुभार ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं। अगर दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट खुल जाएगा और खुल के क्या हो जाएगा, ये बनेगा 3RT ऑफ हाइड्रोजन अपॉन अणुभार ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 7 इंटू 3RT ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय अणुभार ऑफ नाइट्रोजन। सही है ना? ठीक है जी। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो 3R है ये इस 3R से कैंसिल। अगर 3R से 3R कैंसिल हो गया तो हमने लिखा T ऑफ हाइड्रोजन अपॉन हाइड्रोजन का अणुभार क्या होता है? 2 AMU होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 7 इंटू T ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नाइट्रोजन गैस का अणुभार क्या होता है? 28 AMU होता है। इससे ये कटा 4 टाइम, इससे ये कटा 2 टाइम्स, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का जो ताप है वो 2 टाइम्स है हाइड्रोजन गैस के ताप के। नाइट्रोजन का जो ताप है वो 2 टाइम्स हो गया हाइड्रोजन गैस के ताप के। मतलब मैं साफ साफ यहाँ पे ये बोल दूं क्या कि नाइट्रोजन गैस का जो ताप है वो हाइड्रोजन गैस के ताप से क्या हो जाएगा? ज्यादा। नाइट्रोजन गैस का जो ताप है वो हाइड्रोजन के ताप से क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर ये हो जाएगा ज्यादा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दैट्स इट, सिंपल सवाल था। अगर आपको सूत्र आता है तो सिर्फ स्क्वायरिंग करनी है और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देख लो ध्यान से, पक्का कर लोगे? बहुत सही बहुत सही। आगे बात करते हैं। ये अगर हमें आगे बात करनी है बेटा जी, अगर आगे बात करनी है तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर हम चले अगले सवाल की तरफ तो ये देखो क्या कहना चाह रहा है आपको। O2 तथा SO2 के अणुभार 32 तथा 64 है। AMU होगी यूनिट, ऑब्वियस सी बात है, बट इसने सिर्फ नंबर दिया है O2 और SO2 का। यदि 1 लीटर O2 के 15 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 750 mm दाब पर N अणु होते हैं तो 2 लीटर SO2 के समान ताप एवं दाब पर अणुओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, अणुओं की संख्या बतानी है। मैंने बोला था अपन को तो गैस के बारे में एक इक्वेशन आती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब हम इसी में खेलना जानते हैं, दैट्स इट। तुम्हें मोल नहीं पूछा, तुम्हें अणुओं की संख्या पूछी है। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था, अणुओं की संख्या होती है मोल इंटू Na के बराबर। तो यहां से आप मोल को लिख सकते हो ना N/Na के बराबर, लिख सकते हो। अगर मोल को लिख सकते हो N/Na के बराबर तो यहां मैं लिख दूं PV इज इक्वल टू N/Na इंटू R इंटू T। सही है, PV इज इक्वल टू N/Na RT। अगर ऐसा है कि PV इज इक्वल टू N/Na RT हो गया तो बच्चे एक बात बताओ मुझे ध्यान से। मुझे सवाल कह रहा है कि पहले O2 के लिए लिख दें जरा बातें। अगर O2 गैस की बातें करें तो O2 गैस का आयतन है 1 लीटर। O2 गैस का ताप है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कितना केल्विन हो जाएगा बताना?
15 का मतलब हो गया 288 केल्विन। 288 केल्विन मतलब 288 केल्विन ताप हो गया। और आपके पास दाब कितना हो जाएगा? दाब है 750 mm। अगर 750 mm है तो ATM में कितना होगा? इतना। क्योंकि PV इक्वल टू NRT के लिए यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया एक ATM जो होता है वो 760 mm Hg के बराबर होता है। तो यहां से हमने कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, चलो बढ़िया। तो तुम्हारे पास ताप है, दाब है और आयतन है। सवाल कह रहा है इस स्थिति के अंदर O2 गैस के कितने अणु हैं? आपके पास N अणु हैं। कितने हैं? N अणु हैं। अब आपको कहा जा रहा है सिमिलर कंडीशन में अगर SO2 की बात करें तो SO2 का आयतन तो है 2 लीटर। SO2 का आयतन है 2 लीटर। ताप और दाब समान है। 288 केल्विन तो आपका ताप है और 750 बटा 760 ATM तुम्हारा दाब है। तो इस स्थिति में बताओ कितने अणु होंगे? कितने अणु होंगे? तो यार तुम्हें यह बात समझ में आ रही होगी कि दाब और ताप यदि समान है, अगर ये चीज समान है तो मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या कि P/T का जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट। देखना तो बेटा, क्या मैं कह सकता हूं P/T कांस्टेंट है? क्योंकि P और T तो कांस्टेंट ही आ रहा है। अगर P/T कांस्टेंट है तो यहां इस इक्वेशन पे आ जाओ वापस। हमने लिखा PV इज इक्वल टू N/Na इंटू R इंटू T। ये इक्वेशन बनी। अब सुनो ध्यान से, मैंने लिखा P इंटू Na क्या हो गया? एवोगैड्रो स्थिरांक, अपॉन R हो गया गैस नियतांक, इंटू T हो गया ताप। ये चीज किसके बराबर? N/V के बराबर। N/V के बराबर हो गई। अगर ये चीज N/V के बराबर हो गई तो मुझे एक बात ध्यान से बताइए, तुम्हारा दाब फिक्स है, तुम्हारा ताप फिक्स है, Na का मान होता ही फिक्स है, R का मान होता ही फिक्स है, तो क्या ये सारी की सारी वैल्यूज फिक्स है? हाँ, तो यानी कि ये सारी की वैल्यू क्या है? सारी कांस्टेंट। अगर सारी की सारी कांस्टेंट है तो मैं ये बोलूं N/V का मान क्या है? कांस्टेंट। हो गया आसान? बस अब तो बचा ही गया। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो बेटा जी इसका मतलब ये हो गया कि N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। ये अनुपात कांस्टेंट है। यानी कि मैं बोलूं O2 की संख्या अपॉन O2 का आयतन बराबर है SO2 की संख्या अपॉन SO2 का आयतन। O2 की संख्या अपॉन O2 का आयतन, SO2 की संख्या अपॉन SO2 का आयतन। अगर ये चीज है तो अब क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है O2 का आयतन है 1 लीटर और संख्या है N। O2 का आयतन है 1 लीटर और संख्या है N। ठीक है, SO2 की संख्या निकालनी है पर आयतन है 2 लीटर। संख्या निकालनी है पर आयतन है 2 लीटर। तो यहां से देखो SO2 की संख्या क्या हो जाएगी? 2N के बराबर। SO2 की संख्या क्या हो जाएगी? 2N के बराबर। अगर ये संख्या आ गई 2N के बराबर तो बेटा जी आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, दैट्स इट। ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन। PV इक्वल टू NRT यूज करना था। मैंने कहा था हर आदर्श गैस के लिए ये यूज होता है। अब तुम्हें अणुओं की संख्या के टर्म्स में सवाल दिया है, मोल में नहीं दिया, तो मैंने मोल को अणुओं की संख्या के टर्म्स में लिख दिया। कहां से लिखा? ये फॉर्मूला आता था मुझे, इसके हिसाब से लिखा, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस पे सोचेंगे क्या करना है। हमने कहा जो डेटा दिया उसको चेक करें। डेटा को चेक किया तो O2 गैस है 1 लीटर आयतन, ये है ताप, ये है दाब और उस पर N अणु है। इसी प्रकार SO2 जो है ये आयतन, ये दाब, ये ताप, उस पर कितने अणु हैं ये बताने हैं। तो भैया आपके आयतन का डेटा अलग है, दाब और ताप सेम है, तो मैंने कहा दाब और ताप अगर सेम है तो उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सही से यूज किया, तो मैंने देखा सारी कांस्टेंट चीजें एक जगह ले आए। P कांस्टेंट, T कांस्टेंट मतलब P/T कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, R कांस्टेंट। अगर ये सब कांस्टेंट तो ये किसके बराबर है? वो भी कांस्टेंट, मतलब N/V कांस्टेंट। अगर N/V कांस्टेंट तो ये चीज लिखी जा सकती है। तो दोनों गैसों के लिए लिख दी, जिस जिसका जो जो डेटा चाहिए था और जो निकालना था वो आ गया। तो 2N का मान आया इसके बराबर। सही है, आसान था, समझ आई बात अच्छे से? ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगर ये भी सॉल्व हो गया है तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है? अगला सवाल हमें क्या बोल रहा है? आइए समझने की कोशिश करें। अगला सवाल हमको बोल रहा है ये कि गैसों के विसरण की दर का सही क्रम क्या होगा।
गैसों के विसरण की दर का सही क्रम क्या होगा? तो बेटा ग्राहम नाम का एक साइंटिस्ट आया था जिसने इस पे बात करी थी। हम ये बोलते हैं कि गैसों का जो विसरण होता है, गैसों का जो विसरण होता है, अगर मैं सही मायने में बात करूं तो वो डिपेंड करता है P इंटू ए अपॉन एम इंटू टी इस पूरे के स्क्वायर रूट पे। ठीक है, पर जो जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट मानते रहो। तो अगर कुछ ना दिया हो तो आप मानते हो कि ताप और दाब तो कांस्टेंट है। अगर इसने ये भी नहीं बात करी कि कैसा कंटेनर, उसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप उसे भी कांस्टेंट मानते हो। अगर उसे भी कांस्टेंट मानते हो तो हम बोलेंगे अगर कुछ ना दिया हो तो पी ए और टी को आपने क्या मान लिया? स्थिर। अगर इसे स्थिर मान लोगे तो आप बोल दोगे, तो आप ये बोल दोगे कि भैया यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारे विसरण की दर है, गैस की विसरण की जो दर है वो तुम्हारी व्युत्क्रमानुपाती है केवल और केवल अणुभार के। विसरण की जो दर है वो व्युत्क्रमानुपाती है केवल और केवल अणुभार के। किसके? गैस के अणुभार के। सही है, जिस गैस का अणुभार सबसे कम उसके विसरण की दर सबसे ज्यादा। बस यही तो रूल है, इसको लिख देते हैं। यहां से ये समझ में आता है जिस गैस का अणुभार सबसे कम, जिस गैस का अणुभार सबसे कम उसके विसरण की दर सबसे ज्यादा। जिस गैस का अणुभार सबसे कम उसके विसरण की दर सबसे ज्यादा। दैट्स इट। तो हमें जो गैसें दी हैं हमें सबका अणुभार चेक करना है, हमें समझ में आ जाएगा ऑर्डर। तो आओ, SO2 CO2 PCl3 SO3, SO2 CO2 PCl3 SO3। आओ भाई सबके अणुभार चेक करें। तो SO2 का आता है सल्फर का 32 और O2 का भी 32, तो आंसर आ जाता है 64। CO2 में कार्बन का 12 और O2 का 32, तो CO2 आ जाता है 44। PCl3 में फॉस्फोरस का 31 और क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, ये वैल्यू आती है 131 के आसपास। ठीक है, सॉल्व करके देखो। 35.5 इंटू 3 अगर तुम लोग करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 3 जा 9 और 1 10, 106.5। और उसमें अगर तुमने 31 भी जोड़ दिया, क्योंकि फॉस्फोरस का 31 होता है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 137.5। आ गया आंसर। लगभग लगभग इसी रेंज में आ रहा था। और अगर तुम SO3 की बात करोगे तो सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन है 16 और 3 ऑक्सीजन है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 80। ठीक है भाई, सबके अणुभार आ गए। सबका अणुभार अगर आ गया है तो अणुभार का क्रम बता दूं। अणुभार का क्रम कौन सी गैस का क्या होगा? हम बोलेंगे सबसे ज्यादा होगा PCl3 का, उसके बाद होगा SO3 का, उसके बाद होगा SO2 का, और सबसे कम होगा CO2 का अणुभार का क्रम। अब अगर मुझे विसरण की दर का क्रम बताना है, अगर मुझे विसरण की दर का क्रम बताना है तो विसरण की दर तो अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो आपका क्रम हो जाएगा CO2, फिर बेटा SO2, फिर आ जाएगा SO3, और सबसे कम होगा PCl3। सबसे कम क्या होगा? PCl3। अगर सबसे कम होगा PCl3 तो ध्यान से देखना, CO2 SO2 SO3 PCl3, आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला भी। ओके जी, अगर ये समझ में आया तो ऐसा ही एक और बढ़िया सवाल है। ये देखो, ये करके दिखाओगे तो मानूंगा कि तुम्हें कुछ चीजें समझ आई हैं। अगर ये हम कर पाए तो मानेंगे कि हमें कुछ चीजें समझ आई हैं। देखना जरा इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। चलो ट्राई करके देखो। एक काम करते हैं, तुम्हें टाइम देते हैं। अगर तुम्हें टाइम दे तो आइए 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग ट्राई करके देखिए इस सवाल को, आपसे बनता है क्या। आइए 1 मिनट का समय लो, इस सवाल को सोचो, ट्राई करो, फिर बात करेंगे। देखना मैं भी पानी पी लेता हूं इतने में। सवाल को पढ़ो, ढंग से ट्राई करके देखो।
हाँ जी, कर पा रहे हो क्या? समझ में आ रहा है सवाल? ध्यान से डायग्राम बनाओ, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे ना फील नहीं आएगी क्वेश्चन में। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या कह दिया इसने। दिमाग लगाने का सवाल है निसरण विसरण के फंडे पे ही, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तक तो आ गया होगा आंसर, अभी तक तो आ गया होगा यार। आया क्या? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम खत्म टाइम खत्म टाइम खत्म टाइम खत्म, और ये टाइम अप। चलो डिस्कस करते हैं क्या सोचना था इस सवाल के अंदर। देखना ध्यान से मेरी बात। सवाल कह रहा है एक कंटेनर है, ध्यान से देखना बेटा। एक कंटेनर है, उसमें ना 3 गैसें हैं, H2, SO2, CH4। 3 गैसें हैं, ठीक है, H2, SO2, CH4। और प्रत्येक के 0.5 मोल आपको दिए गए हैं, प्रत्येक के 0.5 मोल। ये इसका 0.5 मोल, ये इसका 0.5 मोल, और ये इसका भी 0.5। तो प्रत्येक का आपको 0.5 मोल दिया गया है, ठीक है जी। कंटेनर में एक होल करने के 3 घंटे बाद हमने क्या किया, एक होल कर दिया यहां पे, ठीक है जी, एक होल कर दिया। जैसे ही होल किया, इससे गैसें क्या होंगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। ये कुछ वैसी तो बात है, तुम डीओ या परफ्यूम यूज करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, तो जैसे ही डीओ के उस पे टिच टिच करते हो, सारी गैस बाहर आ जाती है। वही काम यहां हुआ, गैसें बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। सवाल कह रहे हैं होल करने के भी तुरंत बाद नहीं, 3 घंटे बाद बताओ बीकर में गैसों के आंशिक दाब का सही क्रम क्या होगा। तो यार ये सवाल करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको ये समझ में आए पहली बात कि आंशिक दाब होता क्या है। आंशिक दाब होता क्या है? तो बेटा आंशिक दाब का मतलब है कि जब भी आपके पास गैसों का एक मिश्रण हो, उसमें हर गैस अपनी तरफ से जो दाब लगा रही हो, भाई अगर टोटल दाब यहां पे 5 एटीएम लग रहा है, तो हो सकता है ये 1 एटीएम लगा रही हो, 2 एटीएम और ये 2 एटीएम, तो कुल दाब तो 5 एटीएम है, पर हर गैस जो अपनी अपनी तरफ से दाब लगा रही है, वो उसका आंशिक दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? आंशिक दाब। तो सवाल कह रहा है जैसे ही होल किया, गैसें बाहर निकलनी शुरू होंगी, स्वाभाविक है, तो बीकर के अंदर गैसों के आंशिक दाब का क्रम क्या होगा। तो यार एक कॉमन सेंस की बात है, आंशिक दाब वही गैस तो ज्यादा लगाएगी जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी, क्योंकि भाई दाब कैसे लगता है, दाब का मतलब होता है गैस के अणु बीकर की दीवार पे जितना टकराव करेंगे और एक दूसरे से जितना टकराव करेंगे उतना आंशिक दाब होगा, है ना। तो भैया वो जब ही तो करेंगे जब बीकर में वो गैस उपस्थित होगी। अब तीनों के मोल तो बराबर है, पर जो गैस ज्यादा विसरित हो गई, बाहर निकल गई, वो अंदर कम होगी। अगर वो अंदर कम होगी तो उसका आंशिक दाब भी कम होगा। जो गैस का विसरण कम होगा वो बीकर में ज्यादा होगी, और बीकर में ज्यादा होगी तो आंशिक दाब भी ज्यादा लगाएगी। ये बात समझ रहे हो? पक्की बात? ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि जिस गैस का विसरण ज्यादा होगा, जिस गैस का विसरण अधिक होगा, उसका बीकर में आंशिक दाब कम होगा। राइट, यही तो लॉजिक है। बस इसी लॉजिक पे हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी लॉजिक पे हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इस पे सॉल्व करना है तो विसरण की दर पता कैसे चलती है। तो भाई सीधी सी बात है, विसरण की दर तो आपकी अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिस गैस का अणु भार सबसे कम, उसके विसरण की दर सबसे ज्यादा, और जिसके विसरण की दर सबसे ज्यादा, उसका कंटेनर में आंशिक दाब सबसे कम। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जिस गैस का अणु भार सबसे कम, उसके विसरण की दर सबसे ज्यादा, और जिसके विसरण की दर सबसे ज्यादा, उसके बीकर में आंशिक दाब का मान, उसके बीकर में आंशिक दाब का मान सबसे कम। यही तो बात है कुल मिला के।
अगर यही बात है कुल मिला के, तो अब सोचो गैसें कौन कौन सी हैं। SO2, H2, CH4। ठीक है जी, गैसें हैं H2, SO2, H4। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का अगर अणुभार देखना है तो वो है 2, SO2 का है 64 और CH4 का है 16। ठीक है, अगर आप ग्राम में लिखना चाहते हैं तो आप ग्राम में लिखें, वैसे आप AMU भी लिख सकते थे। अणुभार AMU में ही लिखा जाता है, हम मोलर भार मान रहे हैं। ठीक है, चलो अगर ये है तुम्हारे पास, तो भाई जिसका अणुभार सबसे कम उसके विसरण की दर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे हल्की गैस है, वो ज्यादा विसरित हो जाएगी। जो गैस विसरित सबसे ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली बीकर में सबसे कम पाई जाएगी। जो बीकर में सबसे कम पाया जाएगा मात्रा में, उसके उसके आंशिक दाब का मान क्या होगा? उसके आंशिक दाब का मान भी क्या होगा? सबसे कम होगा। अगर उसके आंशिक दाब का मान भी सबसे कम होगा तो बेटा जी आपके आंशिक दाब का क्रम क्या होगा? जिस गैस का अणुभार सबसे ज्यादा उसका विसरण सबसे कम, तो वो बीकर में सबसे ज्यादा तो उसका आंशिक दाब सबसे ज्यादा, तो आपका ऑर्डर हो गया ये। समझ आई मेरी बात? इतनी देर से मैं सेम ही बात रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए। अगर ये वाली बात होने वाली है तो SO2 फिर CH4 फिर H2, तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है? क्या गया आंसर? 3 घंटे बाद, क्योंकि 3 घंटे में विसरण हो चुका होगा ना, चल रहा होगा विसरण, काफी सारी गैस बाहर निकल चुकी होगी, इसलिए 3 घंटे बाद की हमने बात। सही है साहब? समझ आई बात अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आता है तो एक सवाल तुम्हें होमवर्क देने का मन है, पर उससे पहले एक सवाल और करो। एक सवाल तुम्हें होमवर्क दूंगा, पर उससे पहले एक सवाल और करो, ये वाला। क्या कह रहा है? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। यदि 775 टॉर दाब तथा 310 डिग्री सेल्सियस ताप पर फास्फोरस वाष्प का घनत्व, धनत्व नहीं घनत्व, 2.64 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसका अणु सूत्र क्या होगा? P4, P2, P8 या P? तो भाई हमें नहीं पता, तो हमने बोला PX मान लेते हैं, PX मान लेते हैं। सही है, ठीक है जी। अगर PX मान लेते हैं तो X के मान पे निर्भर करेगी बातें। चलो, आपको डेटा क्या दिया है? आपको डेटा दिया है दाब का, आपको डेटा दिया है दाब का 775 टॉर। इसको एटीएम में कैसे लिखोगे? 775 बटा 760 एटीएम, क्योंकि एक एटीएम में 760 टॉर होते हैं, है ना? उम्मीद बैच का लेक्चर देख लेना अगर कोई भी दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में। ताप है 310 डिग्री सेल्सियस, 310 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में क्या होगा? इसमें 273 जोड़ देंगे। अगर इसमें 273 जोड़ देंगे तो 3, 8 और 5, तो ये क्या हो गया? 583 केल्विन। ठीक है जी, दाब हो गया, ताप हो गया। अब हम बोलेंगे घनत्व भी दिया हुआ है। घनत्व कितना है? 2.64 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.64 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तब जाके हम बोलेंगे अणु सूत्र बताओ। अब अगर अणु सूत्र बताना है तो बेटा जी हमें घनत्व, दाब और ताप के बीच में ये एक रिलेशन पता है आदर्श गैस समीकरण को लिखने का, Pm इज इक्वल टू DRT। अगर Pm इक्वल टू DRT है तो सोचो फॉस्फोरस का परमाणु भार 31 होता है, अगर कोई PX नाम का अणु है तो उसका अणु भार हो गया 31x। हम यहां से अणुभार निकाल देते हैं, उसको 31x के बराबर कर देते हैं, x का मान आ जाएगा, है ना? ठीक है जी, चलो करके देखते हैं। दाब कितना है? 775 अपॉन 760, क्योंकि एटीएम में रखना होता है, m निकालना है। घनत्व कितना है? 2.64। r का मान कितना हुआ? 1/12। और ताप का मान कितना हुआ? 583। अब अगर इसको सॉल्व करना है, अगर इसे सॉल्व करना है तो देखिए m का मान कितना होगा? m का मान होगा 2.64 इंटू 583 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 775। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना है, दिमाग लगा के करना है। सोचो कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे? तो बेटा अगर लगभग आंसर टिक करना है तो इसको लगभग लगभग बराबर ही मान ले। क्या लगभग लगभग? अगर लगभग लगभग बराबर ही मान ले, इसको मान ले 580। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 2 की टेबल से। तो 2 6 कटेगा, ये आएगा 290, आएगा क्या? ठीक है, अब यहां से ये हटाओगे तो इंटू 100 आएगा। अब 2 की टेबल से ये कटेगा 3 टाइम, ये कटेगा 132 टाइम्स। ठीक है जी,
तो हम इसे बोलेंगे 132 इंटू 290 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। ठीक है, 290 को लगभग 300 मान सकता हूं क्या? तो 100 से 300 कटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, लगभग 132 के आसपास आया आंसर, लगभग 132 के आसपास आया आंसर। अब आपको कोई सर इतना अप्रोक्सीमेशन क्यों माना? क्योंकि बेटा तुम्हें लगभग सूत्र चेक करना है, तो इतनी सी वैल्यूज में फर्क पड़ता नहीं है कुछ खास। ठीक है, लगभग 132 अगर आ रहा है तो 31x को अगर 132 के बराबर करें तो x का मान निकल करके 4 आएगा। अगर x का मान निकल करके 4 आएगा तो सूत्र क्या होगा? 4। अगर सूत्र होगा P4 तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? C। सिंपल, आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, पक्का? तो हमें थोड़ा जुगाड़ लगा के कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा इतनी टफ कैलकुलेशन खुद इतने कम टाइम में नहीं कर पाएगा, तो वो नंबर ऐसे सेट करता है कि लगभग अप्रॉक्स लेने से अपना काम बन सा जाए। ठीक है, उसे स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं चाहिए। ठीक है, पक्की बात, समझ आई? ओके जी, चलो चलो आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो ये आया हमारा आज का आखिरी सवाल, जो आपको घर से ट्राई करना है। बढ़िया सवाल है, घर से ट्राई करना। हम अगले टर्न पे डिस्कस भी कर लेंगे, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग तुम लोग लगाओ इस। ठीक है, होमवर्क सवाल लाया हूं आपके लिए। स्थिर दाब पर किसी आदर्श गैस के लिए 10% ताप बढ़ाने पर घनत्व में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो ताप और घनत्व, आदर्श गैस पीएम इक्वल टू डीआरटी यूज होगा। ताप 10% बढ़ रहा है, ठीक है, वही गैस है, तो घनत्व में कितने प्रतिशत चेंज आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, सोचना कैसे करोगे, ट्राई करना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ के आइए, अच्छे से घर पे सारे सवालों को जो भी हमने करा सबको डिस्कस कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक इसके सारे कंसेप्ट लगा लो, प्रैक्टिस कर लो बेटा। इस चैप्टर के बहुत आसान सवाल आते हैं, अपने को गलत करने ही नहीं है, ध्यान रखना, अपने को गलत करने ही नहीं है। सवाल बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपने खुद देखा, कोई भी सवाल ऐसा तोप था ही नहीं। ठीक है, तब तक के लिए भैया पढ़ते रहो, इस चैप्टर को तैयार करो अच्छे से। अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स लेके आऊंगा बहुत जल्द आपके सामने, डिस्कस करेंगे उसके PYQs। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।